We have copper sulfate in this beaker, okay, and the color of copper sulfate that appears to you is blue, right? I have taken copper sulfate from this container that I have purchased, and the color is clearly visible to all of you, that is blue. Copper sulfate color is blue. Okay. Now I am going to immerse. I have already immersed a nail inside this, I think 15 minutes earlier. And there is some that reaction has taken place. Again I am immersing a nail. The color of the nail appears to is shiny, lustrous, right? But when I will immerse this nail, after the reaction, the color of this solution will become green. Okay? And when I will take the iron nail out of this solution, the iron nail becomes reddish brown. So let us start the reaction. Okay? And wait for a moment. Gently keep this beaker on the table. This reaction will take some time, okay? But I had already immersed a nail inside the copper sulfate solution few minutes earlier. So can you bring the camera closer? Already I have immersed a nail inside the solution. And focus on the nail which is immersed earlier. You will notice that the color of the shining lustrous nail now turns into reddish brown. When I will take it out, it will appear to you reddish brown. Okay. In the next clip, I will show you the nail. आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का रिएक्शन और आयरन के साथ करें, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने क्या किया था बच्चे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है, आप देख भी सकते हो ये पूरी तरह से रिएक्ट नहीं किया है। तो मैंने क्या किया कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है उसमें मैंने आयरन के नेल को इमर्स किया, ठीक है। दिस रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट इट विल टेक सम मोर टाइम टू रिएक्ट। इस रिएक्शन को होने में काफी समय लगता है बच्चे। तो जैसे मैंने इसमें आयरन के नेल को रखा और कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया, तो इस सॉल्यूशन का जो कलर है आप इस फिगर में देख सकते हो, ये दिस सॉल्यूशन, द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन हैव टर्न्स इनटू ग्रीन, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, और फिर ये फेरस सल्फेट बना देगा जिसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। और कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो जो कॉपर निकला है, कॉपर का जो कलर होता है बच्चे वो जनरली रेडिश ब्राउन होता है। तो रेडिश ब्राउन हमने इसमें आयरन का जो नेल डाला था वो बहुत शाइनिंग था, लस्ट्रस था, सिल्वर कलर का था। लेकिन अभी मैं आयरन के नेल को अगर मैं निकालूंगा रिएक्शन के बाद, तो आप देखोगे कि इसके ऊपर में रेडिश ब्राउन लेयर का एक कोटिंग आ गया है, ठीक है। और मैं कुछ सॉल्यूशन में आपको दिखा भी सकता हूँ कि कॉपर का जो अमाउंट है वो रेसिडुअल फॉर्म में सॉल्यूशन के नीचे में जम गया है, ठीक है। जैसे कि I will ask Sumit to please bring the camera closer down the bottom. Down. Look here. Look here. Some residual part is deposited at the bottom of the solution. This is nothing but copper, right? This solid is nothing but copper. तो बच्चे एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ कि कॉपर सल्फेट जिसका कलर होता है ब्लू, ठीक है, और जब इसे हम आयरन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर को कॉपर सल्फेट से आयरन उसके पोजीशन को डिस्प्लेस करके और आयरन वहां अपने पोजीशन को सिक्योर कर लेता है, फिर बन जाता है फेरस सल्फेट जिसका कलर होता है ग्रीन, और आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आप क्लियरली यहाँ देखोगे, है ना, कि कुछ रेडिश ब्राउन जो है वो नीचे में डिपॉजिटेड है। रेडिश ब्राउन आपको दिख रहा होगा यहाँ, रेड ब्राउन। और मैं इस आयरन के नेल को जब बाहर करूंगा, है ना, ये देखो, तो जो सिल्वर कलर का
आयरन का नेल था जिसमें साइनिंग थी, लस्ट्रस था, वो फर्दर अब लस्ट्रस नहीं रह जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर में कॉपर का एक लेयर जो है वो डिपॉजिट हो गया है, दैट इज द रीजन इट इज appearing like reddish brown. Okay, I think now it is more clear. Some reddish brown color is deposited on this iron nail, right? Okay, but in few beakers the color is changing, but it is not exactly green. It will take some more time to react and it will turn green. You can look here also. The blue color is fading away. Blue color is fading away and it is trying to turn into green, but it will take some more time to change the color of the solution. इसके मिक्सर से बना हुआ है निकल, क्रोमियम और मैग्नीज, और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि रेजिस्टेंस चार्ज तो हीट भी बहुत ज्यादा होगा और इसीलिए इसका कलर रेड में हो जाता है, शाइनिंग करता है। पेपर चढ़ा दो सर, ये कहानी हो जाएगा बेटा, बिजली जलेंगे किसे किसे क्या निक्रोम पॉइंट्स पकड़ लिया। अच्छा उसको बाद ध्यान, ठीक है। अब जो है उसी वायर को, वो रेड वाला जो वायर है उससे पेपर को टच करवा दो, क्या वो जल रहा है? नहीं सर, रेड वाले वायर को हाथ से टच करो, तुमको हीट का सेंसेशन हो रहा है। हाँ बेटा, ठीक है। आपको रेड वाले वायर को टच करने से हीट का सेंसेशन नहीं होगा क्योंकि वो प्योर मेटल आपका कॉपर का है, ठीक है। और मेटालिक कंडक्टर के साथ क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसको उतना हीट होने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि उसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेशन। तो ये बात होती है कि मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड एंड रिजिड, लेकिन सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटासियम और लिथियम ये अल्कली मेटल्स हैं, ये बहुत सॉफ्ट है और सॉफ्ट मेटल को हम इस चाकू से भी काट सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि ये एक्टिविटी सीरीज में ये बहुत टॉप पे आती है, मतलब ये विगरसली ऑक्सीजन के साथ, यानी बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर सकती है और जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट और फायर वो मिलेगा आपको देखने के लिए। तो इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से प्रिवेंट करने के लिए लेबोरेटरी वगैरह में हम लोग इसको रखते हैं किस तरीके से है, तो इसको किरोसिन के कंटेनर में, सोडियम या पोटासियम को किरोसिन के कंटेनर में हम लोग टाइटली पैक करके रखते हैं। किरोसिन में डालने से क्या होता है कि जब किरोसिन में ये डूब जाता है तो बाहर का जो ऑक्सीजन, उस डब्बे के बाहर का जो ऑक्सीजन है यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से उसका कनेक्शन ब्रेक कर जाता है, जिस कारण से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाता। ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करेगा तो वो आग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। ये अभी क्या होता है कि गांव वगैरह में बाबा वगैरह आते हैं या फिर जादू टोना करने वाला आता है, वो दिखाता है कि देखो मैंने मंत्र पढ़ा और ऐसे करके पानी के ऊपर फेंका और पानी में हमने लगा दिया आग, है ना। आई बात समझ में लग गया जवानी में आग, लेकिन वो कोई जादू टोना नहीं होता, वो केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन ये है कि सोडियम, पोटासियम, लिथियम ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करेंगे यानी कि उनका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो आग पकड़ लेंगे, ठीक है। अभी इस एक्सपेरिमेंट को मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहली बात तो मैंने ये आपसे कहा कि पोटासियम, ठीक है, पोटासियम या सोडियम, ये मेरे पास में सोडियम है, ठीक है, ये मेरे पास में सोडियम मेटल। अब तुम कहोगे सर इसमें केरोसिन क्यों नहीं है, तो ये जो सोडियम है ना बेटा, इसके ऊपर में एक वैक्स का लेयर चढ़ा दिया गया, उस लेयर से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन से ये रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, दीज आर एक्सेप्शन मेटल्स, जनरली मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड रिजिड, और ये जो मेटल है ये बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, ये बहुत नाजुक है। इसको हम लोग चाकू या इवन की प्लास्टिक का जो फाइबर वाला स्केल होता है, स्केल से भी हम इसको काट सकते हैं, ठीक है, काट करके भी दिखा सकता हूं मैं। ये देखो, ये मैंने प्यार से मैंने रखा और इसको मैंने काट दिया। अब तुम्हें तो मैंने पढ़ाया है या तुम अभी तक ये जानते हो कि मेटल बहुत ही हार्ड होता है, जैसे आयरन का रॉड था, ये आयरन का ये मेटालिक स्केल है। अच्छा, जो बच्चा चाहे आकर के देख सकता है, मैंने एक प्रॉपर्टी मेटल की और पढ़ाई है कि मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब मेटल्स आर शाइनिंग, चमकदार होते हैं। जब मैंने काट दिया है, ठीक है, तो यहां देखो ये आपको चमकदार दिख रहा होगा, ये देखो ये साइन कर रहा है। हो सकता है कैमरा में नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, उतना ज्यादा रिजोल्यूशन नहीं है उस कैमरा का, ठीक है। तो ये आपको जो है साइन ही दिखाई दे रहा है, जिनको देखना है वो आगे आकर के भी देख सकते हैं। अब देखो, अगर मैं इस टुकड़े को अभी पानी में रखूंगा तो आप देखो कि एक एक्सप्लोजन भी होगा और आग भी आपको दिखाई देगा। दो बच्चे इसमें तो इससे आपको सीखने के लिए कंस्ट्रक्शन का भी फादर है और फिजिक्स जो है वो डिस्ट्रक्शन का भी फादर है। अभी फिजिक्स का यूज करके बेटा ये जो कराटा आप सीखते हो, सेल्फ डिफेंस टेक्निक, वहां पे इंपल्स का कॉन्सेप्ट होता है कि लेस
फ्रैक्शन ऑफ टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत लेस इंटरवल ऑफ टाइम में अगर लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है। कराटा का तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। या किसी भी स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन विद ऑल ऑफ योर ऑर्गन्स। आपके ब्रेन का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हम कबड्डी खेल रहे हैं तो हम पता होना चाहिए कि मेरी सांस कब छूटने वाली है, मेरा अपोनेंट किस तरीके से मुझे घेर रहा है, वहां पे मुझे अपने बॉडी का मूवमेंट किस तरीके से रखना है। अब वहां से लेकर के और एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम बॉम्ब, ठीक है। इवन कि देसी में जो आप लोग कट्टा वगैरह चलाते हो, चाहे मैग्नेट का पिस्टल चलाते हो, ठीक है, या फिर आप फ्यूजन करते हो, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट बनाते हो, हर जगह पे बेटा फिजिक्स है। अभी एक धमाका मैंने आपको दिखा दिया। तो बच्चे इस क्लास में हम लोग प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि प्रिज्म के केस में दो बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार लाइट जो है वो एयर से प्रिज्म में जाती है और दूसरी बार लाइट जो है वो प्रिज्म से एयर में आती है, राइट। तो दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनली इमर्जेंट रे हमें यहां पे मिलता है, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने आपको ऑलरेडी क्लास में पहले ही समझा दिया है। और जिन बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आए वो ये सॉन्ग याद रखना, इससे आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हियर इंसिडेंट रे इज बेबी, राइट, एंड देयर इज अ सॉन्ग। बेबी को क्या पसंद है बेटा? बेस पसंद है। तो देखना, मैं अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा तो उसमें आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे मैं कहीं से भी प्रिज्म के ऊपर में डालूंगा, दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद इमर्जेंट रे हमेशा प्रिज्म के बेस के तरफ आकर के झुकेगी, क्योंकि बेबी को लाइट रे इज बेबी को क्या पसंद है? बेस। तो बेस कहां है अभी? यहां पे प्रिज्म का। प्रिज्म अगर इस तरीके से रखा हुआ है आपका, इस पोजीशन में अगर प्रिज्म रखा हुआ तो दिस वन इज द बेस ऑफ द प्रिज्म एंड द इमर्जेंट रे इज मूविंग टुवर्ड्स द बेस, राइट। तो बच्चे, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी क्लास में जो आपका क्लास 10th है, इसमें लाइट चैप्टर के अंदर मैंने आपको प्रिज्म पढ़ाया। बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा प्रिज्म, ये इसका डिस्कशन हमारे ह्यूमन आई के अंदर में किया गया है। तो प्रिज्म का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया था। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट के हेल्प से दिखाने वाला हूं कि जब प्रिज्म के अंदर में लाइट एंटर करती है फ्रॉम एयर टू प्रिज्म, तो एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट विल चेंज इट्स पाथ, and then when light comes out of the prism to air, then again refraction of light will take place and again light will change its path, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात इतना है बच्चे कि इतनी अंग्रेजी को, ये शेक्सपियर वाले वर्जन को डिलीट करना है। प्रिज्म के केस में मैं हमेशा से आपको जो है एक ट्रिक बताते आया हूं और वो मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कि प्रिज्म के केस में ध्यान ये रखना है कि ये लाइट जो है, लाइट की रे जो है वो है बेबी, ठीक है, और बेबी को बेटा बेस पसंद है। तो प्रिज्म से जब भी हम लाइट को पास करेंगे, दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट हमेशा बेंड करके प्रिज्म के बेस के तरफ वो मुड़ जाएगी, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं यहां परफॉर्म करने वाला हूं, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट की रे है जो मैं इस तरीके से भेज रहा हूं। देखना बच्चे ध्यान से, अगर यहां प्रिज्म नहीं है तो लाइट की रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, जैसा कि आप सबने पढ़ रखा है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लेकिन जैसे ही इसके पाथ में मैं यहां पे प्रिज्म को डालूंगा, ठीक है, तो प्रिज्म को डालते ही ये जो लाइट है वो सामने वहां स्क्रीन के ऊपर में हमें दिख रहा है। लाइट जो है स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली विजिबल होगा, एक स्पॉट जैसा दिखेगा, यानी कि लाइट अभी मैं प्रिज्म को अगर यहां से हटा दूं तो ये लाइट जा रही है ऊपर की तरफ, लेकिन प्रिज्म से दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट बेंड कर जाती है और बेंड करती है तो प्रिज्म के बेस के तरफ ये टर्न अराउंड हो जाती है, राइट। लेकिन यहां देखना बच्चे कि लाइट का जितना अमाउंट प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस के ऊपर में इंसिडेंट हो रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट तो लाइट का प्रिज्म के अंदर में इंटर करके दो बार रिफ्रैक्शन सफर करता है, लेकिन कुछ अमाउंट लाइट का वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। रिफ्लेक्टेड लाइट को मैं यहां कॉपी के ऊपर में ले रहा हूं, ठीक है बच्चे। इज इट क्लियरली विजिबल इन द कैमरा? Yes, sir. Kindly take some peek. Is the ray clearly visible? You can shift the camera. You can bring it closer so that ray could be visible. Complete ray from laser to that screen. From laser to that screen. Some amount of light which is incident on the prism is getting reflected, and some amount of light which enters the prism will suffer 2 times refraction and it will bend toward the bottom of the prism, right? And it is visible in the experiment.
एक फिजिक्स हैं उनके पास एक आइडिया आया। उन्होंने पहले अपने मतलब उनसे पहले जो साइंटिस्ट रहे थे उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये देखा कि हम लोग टाइम हैडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, और नेचर में सिमेट्री का लॉ है, तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लोग टाइम हैडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं तो क्या हम लोग टाइम हैडिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे उसका पूरा सेटअप है। एक मैग्नेट और एक लूप लिया, उस लूप को उन्होंने कनेक्ट किया एक गैल्वेनोमीटर से, और यहाँ पे हम लोग को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करवाना है। तो जैसे ही हम इस लूप के पास मैग्नेट को लेकर जाते हैं और यहाँ से दूर लेकर जाते हैं, तो इस लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। जैसे ही हम लोग मैग्नेट को पास ले जाते हैं और दूर ले जाते हैं, तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है। और अगर ये एक क्लोज सर्किट में रहेगा तो उसके अंदर एक करंट का भी फ्लो होगा, जो कि हम लोग देख सकते हैं। और करंट फ्लो छोटा सा, इसमें काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, जिसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ने गैल्वेनोमीटर का यूज किया है। और गैल्वेनोमीटर का निकल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग पास ले जा रहे हैं तो एक साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और दूर ले जाते हैं तो दूसरे साइड में। इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने तो बच्चे, धीरज ने आपको क्या समझाया? धीरज ने आपको ये समझाया कि फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने अपने अर्लियर जनरेशन के साइंटिस्ट के थीसिस से इंप्रेस होकर के, और उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया, जिसके प्रिंसिपल पे, फैराडे के एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल के बेसिस पे आज हम एसी जनरेटर देख रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने वाला जनरेटर, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वगैरह में होता है, चाहे फिर थर्मल पावर स्टेशन में होता है, चाहे विंड मिल्स में होता है, उन सब जगह पे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करवाने का सबसे पहला जो क्रेडिट था वो दिया गया फैराडे को, और फैराडे जो इंप्रेस हुआ था, वो मोटिवेटेड हुआ था, वो 1820 में ऑरेस्टेड के द्वारा किया गया जो एक्सपेरिमेंट था, कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ के रीजन में उन्होंने बताया कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी किसी कंडक्टर के क्रॉस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, समय के साथ वैरी करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके चारों तरफ के रीजन में समय से वैरी करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो फैराडे के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि नेचर में सिमेट्री है, कन्वर्स हर चीज का पॉसिबल है, तो क्यों नहीं, अगर टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा रहा है, तो टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड से टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों ना बना सकते। तो यहां एक क्लोज लूप लिया गया, और इस लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाया गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, आप सभी 12th में पढ़ोगे, अभी 10th स्टैंडर्ड के आप बच्चे हो। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, डिनोटेड बाय सिंबल phi, phi is equal to BA cos थीटा। और अगर हम फ्लक्स को चेंज करें बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस लूप, मैं क्या कर रहा हूं कि इस मैग्नेट को पहले इसके पास ला रहा हूं, फोकस ऑन द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और मैं पास लाता हूं तो इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, दूर ले जाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, व्हिच रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप। और इस लूप से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, काइंडली फोकस ऑन द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इट इज डिफ्लेक्टिंग व्हेन आई एम moving the magnet closer, when I am moving the magnet closer to the loop, and when I am moving the magnet away from the loop. In both the cases, flux is changing, and flux is changing, then EMF is induced in the loop, and due to that EMF, a very small amount of current is flowing in the loop. Okay, and that current is detected by the galvanometer. Galvanometer एक ऐसा डिवाइस होता है बच्चे, जो कि स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, ये करंट को मीजर नहीं करता, ठीक है। और अगर मैं इसी मैग्नेट को यहाँ स्टेबल रखूं, तो देखो कि इसमें हमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज होगा तभी जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट का फ्लो, राइट। जो मैग्नेट्स होते हैं, नेचर में कई तरह के मैग्नेट्स पाए जाते हैं, जिनमें मेनली जो हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं नेचर में पाए जाने वाला, वो होता है मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये नेचुरल मैग्नेट है, बट ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के जब कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। अगर इसके साउथ पोल के पास हम सेम पोल लाते हैं तो इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो उसी तरह से और ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था, उसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया था कि जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक कंपास है, इसके अंदर एक नीडल शेप्ड मैग्नेट है, और मैग्नेट में डिफ्लेक्शन तभी आता है जब वो किसी दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में आए। तो यहाँ पर जब इससे करंट पास होगा तो इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन होगा, जो कि कांटेक्ट में नहीं आना बच्चे, कंटिन्यू रखिए, कांटेक्ट में नहीं आना। एक मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब वो दूसरे मैग्नेट के फील्ड में आएगा, राइट। ओके, कंटिन्यू। सो यहाँ पर जब इस कंडक्टर के थ्रू भी हम लोग करंट पास करेंगे तो यहाँ पर इसमें डिफ्लेक्शन हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन
आया तो इसी के ऊपर उन्होंने अपना थ्योरी दिया था कि Kindly come closer and focus on the screen of the compass. Is it clearly visible? अब बच्चे यहाँ ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is having magnitude as well as direction, right? यस And if we changes the direction of current by altering the polarity of the battery that we have used in the experiment, the direction of current will change. And if the direction of current will change through the conductor, then the deflection will also change. So first, let us check the direction of deflection in this case. So the deflection is something, let me mark the direction of deflection. The direction of deflection of south pole of the needle is something like this, okay? Or you can say the direction of the colored end is north pole, okay? The colored end of the magnetic compass needle is north pole, and this is itself a magnet. This needle is itself a magnet. When we allow current through this conductor using this battery, then what we notice, the deflection of needle is in the somehow this direction, okay? You can check it once, okay? But when we will alter the polarity, when we will change the polarity of the battery, so the current in the conductor will also change, the deflection, the direction of deflection of needle will also change. Look here. Now the north pole is deflecting exactly in opposite direction, okay? Once again I am repeating this experiment. Let me allow the current by connecting the wire across the terminal of the batteries. What you are noticing here, the deflection of north pole, the deflection of north pole is in clockwise direction, right? यस Okay. But when I am altering the polarity, I am changing, I am reversing the polarity of the battery, so the direction of current will also change. Yes. Okay. And the direction of current will change, then direction of deflection of north pole of the needle is also getting reversed. Okay. This implies and this proves that magnetic field is a vector quantity having magnitude as well as direction. और ये एक्सपेरिमेंट बच्चे मैग्नेटिज्म के दुनिया में एक सबसे बड़ा एक्सप्लोजन था, जिसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं, सोलेनॉइड बनाते हैं, टोराइड्स बनाते हैं, एमआरआई मशीन्स के अंदर में मैग्नेट का यूज किया जाता है, मोटर में मैग्नेट का यूज किया जाता है, और आज की टेक्नोलॉजी में मैग्नेट के ऊपर में डिपेंडेंसी, इवन कि आपके घर में बूफर होता, ब्लूटूथ स्पीकर होता, उन सब के अंदर में मैग्नेट की कहानी है, ठीक है? और इसको कहीं ना कहीं इस सारे एक्सपेरिमेंट के लिए क्रेडिट दिया जाता है ऑरेस्टेड, राइट? जैसा कि हम जानते हैं मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट और नॉन मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बट ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है जो कि हम आज एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। ओके तो बच्चे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ग्रेफाइट का लीड है इस पेंसिल के अंदर में, और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60 कार्बन, जिसको क्या कहते हैं बच्चे? बकमिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, ये कार्बन के ही आइसोटोप्स हैं, ग्रेफाइट भी, डायमंड भी और बकमिस्टर फ्लोरेंस भी, जिसमें 60 कार्बन का रिंग होता है, राइट? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर और फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो हम जैसा कि जानते हैं और हमारे बच्चे ने अभी बताया कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे एक बार दोनों को टच करो तो, अब ये मेटालिक वायर है, ये दोनों कांटेक्ट में आया, सर्किट कंप्लीट हुआ तो बल्ब ग्लो कर गया, है ना? लेकिन नॉन मेटल, सपोज करो ये नॉन मेटल है, दिस इज अ नॉन मेटल, ये पेपर है, इसके दोनों एंड पे आप पेपर को टच करो, क्या ग्लो कर रहा बल्ब? नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो वुड का बना हुआ या फिर फाइबर का बना हुआ जो कुछ भी ये बॉक्स है, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने से अलाउ नहीं करता। आया बात समझ में?
लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के रिगार्डिंग हम सब के पास में यही आइडिया है कि नॉन मेटल विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये मेरी बच्ची जो है ये एक्सपेरिमेंट अभी करेगी, मेरे हाथ में नहीं टच करना बेटा, दोनों एंड पे टच करो ध्यान से। यानी कि ग्रेफाइट के लीड से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर रहा है। आया बात समझ में? तो ग्रेफाइट इज अ एक्सेप्शनल वन नॉन मेटल which allow electricity to pass through it, and there is a reason also because it has a hexagonal structure and it has free electron। ठीक है, डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, वहां एक कार्बन के चारों तरफ के जितने भी कार्बन है वो सारे उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करके बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन को इंगेज कर देते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री डायमंड के केस में नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट के केस में देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके कई सारे रीजन है। एक रीजन तो इसमें यह है कि दो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के बीच में बहुत ही वीक वैन डेर वाल्स बॉन्डिंग होती है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो जाती है, राइट। तो बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज कर रहे होते हैं अपने घर में, जनरली जब हम वॉशिंग मशीन पे काम कर रहे होते हैं, कपड़े साफ कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, जिसका आउटर बॉडी मेटल का बना हुआ होता है, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि नंगे पांव जो है उसको टच नहीं करें। ठीक है, कि अगर कहीं वो मेटालिक बॉडी में अगर कोई करंट आ रहा होगा तो वो करंट आपके बॉडी से पास होकर के सर्किट कंप्लीट ना कर ले, और वो अल्टरनेटिंग करंट जो आपके घरों में आता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं एसी करंट, उससे शॉर्ट्स लगने के हमें बहुत सारे चांसेस होते हैं और बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो लेकिन आपको आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं जो आपके नॉलेज को इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होगा, कि जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, प्योर वाटर। और प्योर वाटर कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी है, 7। यानी अगर किसी वाटर की पीएच वैल्यू 7, ठीक है, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू 7 होती है, या फिर वो वाटर मिनरल फ्री वाटर, उसके अंदर में ना आयरन है, ना सोडियम है, ना पोटासियम है, ना कैल्शियम है, कोई भी मिनरल अगर नहीं। जनरली हम लोग घर में भी इन्वर्टर वगैरह में जो पानी फिल करते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर से करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब ही होता है मिनरल फ्री वाटर, राइट। लेकिन अब हम चेक करके अभी देख रहे हैं, इसके ऊपर एक जो है स्टिकर चिपका हुआ है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन इसके वाटर के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि एक डिस्टिल्ड वाटर है, मिनरल फ्री वाटर। और अगर ये मिनरल फ्री वाटर होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करता है क्योंकि जनरली हमें हमारे घर में जो ग्राउंड से वाटर आता है, ठीक है, विदाउट फिल्टर जो वाटर होते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि वाटर में मिनरल है? आप देखते होंगे कई बार आपके क्लास में कई सारे आपके फ्रेंड हैं जो किसी एक ट्रांसपेरेंट फाइबर के बोतल में पानी लेकर के आ रहे हैं, कोको कोला के डब्बे में लेकर के आ रहे हैं, और उस डब्बे का जो बेस है उसका कलर जो है टाइम टू टाइम चेंज होते होते रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसका मतलब है कि रेडिश ब्राउन अगर हो जा रहा है तो जो पानी उसके घर से आ रहा है उस डब्बे में, उस पानी के अंदर में आयरन की मात्रा, Fe आयरन की मात्रा ज्यादा है। और Fe का जो कलर होता है या रस्ट का जो कलर होता है, आयरन जब कोरोजन होता है आयरन का तो उसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, राइट। तो वो डब्बे का भी, कंटेनर का कलर जो है वो टर्न हो जाता है, किसमें, रेडिश ब्राउन में हो जाता है। ठीक है, तो प्योर वाटर जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, या जो मिनरल फ्री वाटर है जिसमें कोई भी मिनरल नहीं है, अब मिनरल को हमें हटाना है तो हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस का यूज करके हम मिनरल को हटा सकते हैं। जनरली हमें प्योर वाटर अपने सराउंडिंग में नहीं दिखता है, इसीलिए वो वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब प्योर वाटर में अगर हम सॉल्ट वगैरह मिलाएं, जो हमारे घरों में सॉल्ट होता है NaCl, अगर NaCl को मिलाएं, डिसॉल्व होने के बाद NaCl जो सॉल्ट है वो कितने आयंस में टूट जाता है, Na+ और Cl-। यानी कि वो जो मिनरल फ्री वाटर है उसमें सॉल्ट का डिसॉल्व होने के बाद, सॉल्ट डिसॉल्व होने के बाद उसमें आयन से स्प्लिट हो जाते हैं, और आयन यानी कि चार्जेस, और चार्ज कैरियर अगर होगा वाटर में तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अभी मैं ये एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाना चाह रहा हूं। मैं इसे हाथ से काफी टाइम से ढक करके रखा हूं ताकि सराउंडिंग से कोई भी इंप्योरिटी इसमें नहीं मिल जाए। और वो चेक करते हैं कि ये पीएच वैल्यू 7 की वाटर है या नहीं। अगर ये पीएच वैल्यू 7 की वाटर होगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी until and unless there is some mineral dissolved in it, right? So this is the beaker, है ना? And I am putting a distilled water in this. Okay. This is distilled water I have kept in this beaker, and this is some impurities are clearly visible to me, so I will replace this. Now I am putting the water in this beaker, okay. And take that bulb, give me the wire. तो मैंने अभी आपसे ये कहा कि स्विच ऑन कर दो बच्चे। मैंने आपसे ये कहा कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है मेटल, लेकिन वाटर जो है प्योर वाटर
प्योर वाटर मतलब कंप्लीटली डिस्टिल्ड वाटर, कंप्लीटली मिनरल फ्री वाटर, जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है। आया बात समझ? अब देखो जैसे मैं अभी टच कर रहा हूं, ठीक है, ये बल्ब ग्लो किया, मेटल का कंडक्टर, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वाटर से इसको पास करवाऊं, अगर ये प्योर वाटर होगा तभी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ मिनरल, कुछ ना कुछ इंप्योरिटी, कुछ ना कुछ आयंस है। लेकिन एक चीज तुम गौर करो बेटा कि ये बल्ब का ब्राइटनेस इतना कम क्यों है, जबकि अगर मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में ला रहा हूं तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, पर अभी ब्राइटनेस बहुत ही, इसका मतलब है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट इस बल्ब तक नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाटर है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करंट को ऑफर कर रहा है। रेजिस्टेंस अगर ये वाटर बहुत ज्यादा ऑफर करेगा तो उस बल्ब तक करंट बहुत कम पहुंचेगा, इसलिए उसकी ब्राइटनेस अभी बहुत ही, आया बात समझ? लेकिन अगर यही इसी वाटर में, ठीक है, टेक दिस, अब मैं इसी वाटर के अंदर में मैं आयंस की इंप्योरिटी मैं बढ़ा रहा हूं, आयंस को मैं डिसॉल्व करूंगा। कैसे? तो हमारे पास में सॉल्ट है, पीछे ओके, सो हियर इज द सॉल्ट, इसको बच्चे जल्दी से खोलो। Can you pause the video? तो बच्चे अभी ये इस कंटेनर के अकॉर्डिंग मुझे ये पता था कि ये डिस्टिल्ड वाटर यानी मिनरल फ्री वाटर, लेकिन इसमें मिनरल था, तब भी बल्ब जो है आपका कुछ डल ग्लो कर रहा था, ब्राइट ग्लो नहीं कर रहा था लेकिन डल ग्लो कर रहा था। इसका मतलब है कि ये जो वाटर है इसमें कुछ आयंस है, बहुत ज्यादा नहीं है इंप्योरिटी, लेकिन कुछ इंप्योरिटी है। अगर मैं इसमें आयंस की क्वांटिटी को, कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज करूंगा, जैसे मैंने इसमें NaCl सॉल्ट को मिलाया, टाटा कंपनी की ये सॉल्ट है, ठीक है, एंड वी ऑल रिस्पेक्ट, वी ऑल नो अबाउट रतन टाटा कंट्रीब्यूशन टू आवर इंडियन बिजनेस, so he is a respected name and I am going to dissolve this like, okay, ये NaCl सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने से क्या होगा बेटा कि ये Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, सॉल्ट के अंदर में स्प्लिट कर जाएगा। उस कारण से क्या होगा कि अब ये वाटर में, ये प्योर वाटर नहीं रहा, कंप्लीट प्योर वाटर नहीं रहा, इसमें आयंस का कंसंट्रेशन अब इंक्रीज हो गया। अब मैं इसमें अगर मैं ये दोनों वायर को अगर इमर्स करूंगा तो देखना तुम बल्ब के ब्राइटनेस के ऊपर में फोकस करना, ओके। आई थिंक या इट इज डिसॉल्व, check the brightness first, okay, is it bright? Yes, sir. Now check the brightness, it is too much bright, I think equivalent bright, without water also it is, yeah। और मैंने फिर आपसे ये कहा कि ये जो डिस्टिल्ड वाटर, हालांकि उन्होंने चीट किया है हमारे साथ में और हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, अब ये जो डिस्टिल्ड वाटर है इससे अगर मैं ब्राइटनेस को चेक करूं, इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें पहले से सल्फर था, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ एनी जोक, इसमें पहले से सल्फर मिला हुआ और सल्फर के कारण इसमें इंप्योरिटीज थी और इंप्योरिटीज होने के कारण इसकी ब्राइटनेस है। लेकिन पहले जैसा कि मैंने आपको एक साफ सुथरे बीकर में अगर ये वाटर को लेकर के किया तो वहां ब्राइटनेस क्या हो गई थी, आई बात समझ? या आप दोबारा से भी ऐसे कर सकते हैं। अभी भी ब्राइटनेस इंक्रीज है, क्यों है? क्योंकि इसमें नमक का मात्रा होगा। नमक का मात्रा कहने का मतलब Na प्लस और Cl माइनस है। लेकिन जब ये प्योर, ये बिल्कुल ही क्लीन कंटेनर था, ठीक है, तब हमने क्या देखा कि बल्ब जो है बहुत ही क्लीन ग्लो कर रहा है। उसी में देख लीजिए, हो सकता है इसमें देख तो फिर इससे क्या पता चला कि जो हमारे दोनों बीकर थे उसमें इंप्योरिटीज लगी हुई, आया बात समझ? और सॉल्ट एडेड अगर वाटर हमने किया तो उसमें ब्राइटनेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई? क्योंकि सॉल्ट जब हमने डिसॉल्व किया तो सॉल्ट आयंस में टूट गई, फ्री चार्ज की क्वांटिटीज बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई और इस कारण से रेजिस्टेंस वाटर बहुत कम ऑफर करने लगा, इजीली करंट पास करने लगा। और इजीली करंट अगर पास करेगा बेटा, इजीली अगर करंट पास करेगा तो सॉल्ट, इजीली अगर करंट पास करेगा तो ब्राइटनेस ऑब्वियस है कि, है ना? तो बच्चे आज के क्लास में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आज के क्लास में एक नया डिवाइस जिसका नाम है एमीटर, ठीक है। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है हमारा जो कि हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जिस किसी भी रेजिस्टेंस से फ्लो करने वाले करंट को अगर हमें मेजर करना है
कि कितना करंट किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, तो उस रेजिस्टेंस के सीरीज में हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ हमें सर्किट दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर में, देयर इज अ रेजिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज समथिंग कैपिटल R, maybe any bulb, maybe any fan or any of the electrical appliance which is connected by a cell. The cell is supplying the current I. और वैसे तो मैंने आपको 10th में पढ़ाया ओम्स लॉ, अगर मुझे यहाँ बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पता हो, तो यूजिंग द फार्मूला V IR वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। बट अगर मेरे पास में कोई आइडिया नहीं है कि R की वैल्यू कितनी है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और उस केस में अगर मुझे करंट को मेजर करना है, तो मैंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ये एमीटर को कनेक्ट किया, ठीक है? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और एमीटर का आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस बेटा 0 होता है, क्योंकि वो हम ये नहीं चाहते कि सर्किट में कोई करंट को जो है डिक्रीज करे या इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह हो, तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग 0 लेकर के चलते हैं। जनरली होता है, बहुत कम ही होता है, थ्योरेटिकली ये मान करके चलो, या आइडियली ये कहो कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता, ताकि जो भी करंट इसको मेजर करना है वो करंट स्मूथली इससे पास करता है, ठीक है, विदाउट एनी पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है? तो अब इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको करके दिखाता हूं। हियर इज द एमीटर, काइंडली फोकस हियर, हियर इज द एमीटर, दिस इज द जीरो ऑफ द एमीटर। अभी निडल जो है वो 0 के तरफ है, ठीक है? और मैं एमीटर का यूज जो कर रहा हूं इस वायर में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करने के लिए, एंड आई हैव द सेल हियर, ओके? सो I am connecting the cell, and what you will observe that the needle will start deflecting, okay? So now check where the needle will stop. The needle is exactly between 0 and 0.2, यानी कि 0.1 एम्पेयर का करंट इससे पास हो रहा है, राइट? यहाँ बच्चे कई बार लिखा भी होता है मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, लेकिन अभी इसमें सिंपली एम्पेयर लिखा हुआ, तो हम लोग ये कंसीडर करके चलेंगे कि करंट कितना पास कर रहा है, 0.1, क्योंकि 0 और 0.2 के ठीक बीच के कैलिब्रेटेड स्केल के सामने ये निडल हमारा स्टॉप हुआ है, उसी के अराउंड है, तो ये 0.1 एम्पेयर का करंट इससे पास हो। तो आपको सीखने के लिए क्या क्या मिला कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी रेजिस्टेंस से पास होने वाले करंट को अगर हमें मेजर करना है, ठीक है, तो हम एमीटर का यूज करते हैं। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के एमीटर आते हैं, माइक्रो एमीटर, मिली एमीटर। जो माइक्रो एमीटर है वो माइक्रो एम्पेयर में करंट के रीडिंग को देगा, जो मिली एमीटर है वो मिली एम्पेयर में करंट के रीडिंग को देगा। ये सिंपली एमीटर है, इसमें करंट की रीडिंग मुझे एम्पेयर में मिल रही है, ठीक है? अब ये सेल से जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज करूंगा, राइट, ठीक है? और ये भी है बच्चे कि अगर मैं बैटरी के पोलरिटी को रिवर्स करता हूं तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तब तुम देखना कि निडल का डायरेक्शन जो है वो 0 के दूसरे तरफ जाने का कोशिश करेगा, है ना? अभी मैंने बैटरी के पोलरिटी को रिवर्स किया और करंट का डायरेक्शन अगर सर्किट में चेंज हुआ तो एमीटर का निडल का जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गया। यही मैं बैटरी के पोलरिटी को अगेन इंटरचेंज कर रहा हूं। नाउ चेक, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल ऑल्सो गेट्स रिवर्स्ड, ठीक है? ऑल्दो ये चौक नहीं है, ये चौक नहीं है, चौक का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है? ये चौक जैसा है पर ये चौक नहीं है। आपने दिवाली वगैरह का बॉम्ब देखा होगा, अभी दिवाली जस्ट गई है, तो बॉम्ब में सल्फर का जो है यूज किया जाता है, इसका एसेंस जो है, जैसे अभी करंट में पास करूंगा तो एक जलने जैसा एसेंस आएगा, ठीक है? कई लोगों को एसेंस अच्छा लगता है, अपना टेस्ट चला है। मैं इसको क्रश कर रहा हूं इनटू पाउडर्स, ये जम गया था। अब बताओ सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर? 16, 16 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, यानी स्टेबिलिटी के लिए सल्फर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सल्फर या गेन करेगा? गेन करेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि जो भी एलिमेंट क्या है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर रहा है तो जो भी एलिमेंट का एटम स्टेबिलिटी के पर्पस से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब उनके पास में डिफिशियंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो नॉन मेटल के कैटेगरी है, और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर मैं देखो मैंने क्या किया था कि अभी ये तो मेटल है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता, ठीक है? अब इसको मैंने काटा, ठीक है? और मैं अब क्या कर रहा हूं कि इसको सल्फर में डाल रहा हूं, ठीक है? और मैं चेक करूंगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं। वो कर रहा है, सल्फर से इलेक्ट्रिक करंट पास, बिकॉज सल्फर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अच्छा देयर इज सम, अच्छा अभी सोलर पे टच करो ना, ये जल रहा है, थोड़ा कंसंट्रेट करना इसमें के ऊपर, आपको स्मेल ऐसा आएगा ना जैसे बल्ब वगैरह का एक्सपोजर होता है उसके नजदीक जो स्मेल आपको आता है वैसा ही इसका होगा, क्योंकि बल्ब में सल्फर का यूज किया जाता है, सिर्फ सल्फर का नहीं, इसके नजदीक आएगा बेटा, सिर्फ सल्फर का नहीं, मुझे आता है, ठीक है, जिनको चाहिए वो इसमें तो नजदीक ला सकते हैं अपने, आप आ सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सल्फर एक नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, वो हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहा है और ये बल्ब नहीं कर रहा है, तो ये एक नॉन मेटल है। तो हम लोग आज जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसमें हम लोग देखने वाले हैं इस जो मेरे हाथ में अभी है ये सोडियम मेटल है, और सोडियम एक मेटल है बट ये कुछ एक्सेप्शन में आता है। उसका रीजन ये है कि सोडियम जो है ये है तो मेटल बट इसका स्ट्रेंथ काफी कम होता है, इसको हम लोग हाथ से तोड़ सकते हैं या फिर चाकू से काट सकते हैं। लेकिन ये जो मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में काफी टॉप पे आता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। पोटेशियम के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो सोडियम ही आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। ये काफी रिएक्टिव होता है, इसलिए वाटर में जब इसको हम लोग डालते हैं तो वाटर के साथ ये विगोरसली रिएक्ट करता है, और क्योंकि ये मेटल ऊपर का लेयर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर चुका है इसलिए यहाँ पे हम लोग को शाइनिंग नहीं दिख रहा। बट अगर इसका भी इसको हम लोग ब्रेक कर एक्चुअली बच्चे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं किया, उसके ऊपर पर पैराफिन वैक्स का एक कोटिंग कर दिया गया है जिससे वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट ब्रेक हो जाए, ठीक है। अब इसको अगर आप काट करके देखेंगे, थोड़ा सा कैमरा को क्लोजर करें, आपको मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने क्लास में पढ़ाया है। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि मेटल लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है। आप देखो यहाँ पे देख सकते हो कैमरा पे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ही चमकीला है, ठीक है, ये चमकीला है लाइक दिस, ये है प्योर सोडियम, ओके। और ये बहुत ही विगोरसली मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। इसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं या फिर हम लोग इसके ऊपर से वैक्स का एक लेयर लगा देते हैं, जैसे कि इस डब्बे में भी था तो ऊपर से एक वैक्स का लेयर हम लोग लगा कर रखते हैं। लेबोरेटरी में जब भी इसको रखा जाता है तो इसको एक एयर टाइट कंटेनर में, एयर फ्री कंटेनर में किरोसिन डाल के, किरोसिन में इसको डुबा करके, ये सारे इफर्ट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको वाटर के साथ आप नहीं बस कीजिए, बाकी बच्चे करेंगे, देखो करके देखो बच्चे, और काइंडली मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉकेट। अभी नहीं, रुक जाओ, यहाँ पर वैक्स का लेयर के कारण बहुत बाकी बच्चे का भी छोड़ देना। ऋतिक से पीछे आ लो बेटा। मैंने यहाँ बकेट में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रखा है, इसलिए आपको जैसा कि हमारे बच्चों ने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया कि सोडियम मेटल, सबसे पहले तो ये मेटल का एक एक्सेप्शनल केस है कि मेटल जनरली बहुत हार्ड और रिजिड होता है, ठीक है, और मेटल बहुत हार्ड और रिजिड होता है जो कि एक नाइफ से भी कट नहीं सकता, इतना हार्ड होता है। जबकि सोडियम इतना फ्लेक्सिबल मेटल है, इतना सॉफ्ट मेटल है जिसको मैंने हाथों से भी तोड़ दिया है। और इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचाने के लिए इसके ऊपर में पैराफिन वैक्स का एक कोटिंग कर दिया जाता है, या फिर लेबोरेटरी वगैरह में किरोसिन भरे हुए कंटेनर के अंदर, जो कि एक टाइटली पैक्ड कंटेनर होता है, उसमें किरोसिन होता है, और किरोसिन में इसको इमर्स करके रखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में इसका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। और हमने देखा कि जैसे ही इसको मैंने पानी में रखा, ऑक्सीजन के साथ इसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में इसका कांटेक्ट आया, तो बहुत ही फास्ट, बहुत ही रैपिड रिएक्शन था ये, बहुत जल्दी कैचेस फायर एंड देयर वाज अ एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर, ओके। स्टॉप।